लोगों के साथ जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। इन्होंने अंदर बंद कमरे में, जैसे कुछ लोग जो मुफाद परस्त हैं, उन्होंने शायद अपनी वो रोटी सेकने के लिए इनको थोड़ा सा चकमा देकर इनको अपनी जगह से हटा लिया। इनको पता था कि ये पावरफुल पार्टी बन रही है और पावरफुल पार्टी न बने, इसलिए उनको चकमा देने के बाद उनको उस जगह से हिलाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। उसके बाद उनका साथ छोड़ दिया। अब जितने बाकी लोग हैं, शौकत भाई हैं या बाकी लोग जो आज़ाद इत्तेहाद के साथ जुड़े थे, अब उनका पॉलिटिकल करियर कहाँ पे देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि जितने भी हमारे शौकत साहब जिनका पॉलिटिकल करियर हमने दाव पे लगाया, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए था। शुरू में हम आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की और ख़ासकर बात करेंगे हम बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट की। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ख़ास तौर पे मौजूद हैं एजाज़ अहमद सोहेल साहब, जो कि पूर्व जो इनके द्वारा जो 2008 में इलेक्शन भी लड़ा गया है बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लोगों की, आम जनता की जो है मुश्किलात को सामने लाते रहते हैं और उनका उजाला करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। अच्छा सर, जिस तरह से बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की, क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की? और अगर हम बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहाँ पे एक नेताजी हैं जो उनके जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो उनको किंग ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है? देखिए, आपके सामने डेवलपमेंट का तो आप देख ही रहे हैं। कुछ हद तक तो हमारे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 2014 तक कुछ तो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 2014 के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट दावे कर रही है, और रामबन डिस्ट्रिक्ट में ख़ास करके जो हमारा फारफलंग एरिया है, जिसमें हमारे पहाड़ी एरिया ज़्यादातर पड़ते हैं, जो 1947 से पहले की हालात थी, मुझे लग रहा है वही हालात आज भी है। और यहाँ तक कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, लेकिन 4-5 किलोमीटर रोड अभी तक गवर्नमेंट बना नहीं सक रही है। पता नहीं हमारा एरिया जो है, जैसे आपने देखा है दरदही है एक मेरा अपना आबाई वतन चक्का सरबगनी, जो सरबगनी ए से जाना जाता है, पंचायत सरबगनी, जिसमें कि टोटल 4 किलोमीटर का फासला है, जिसमें जो जिस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर साहब थे, उन्होंने भी वहाँ से उस फाइल को फॉरवर्ड किया था, जो हमारे यहाँ बी.आर. शर्मा थे, शायद चीफ सेक्रेटरी बी.आर. शर्मा थे, उनके लिए। और उस वक़्त से 2014 के हित से ही मैं देख रहा हूँ, 2014 से लेकर अभी तक उसको 50 बार अप्रूव्ड होता है। कभी वो 12 लाख से 14 में गई, 14 में से 16 गई, सिर्फ वही बना रहे हैं, अपने वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन सरअंजाम कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद रही जनरल डेवलपमेंट की बात, आपके सामने हमारा रामसुका हाई स्कूल है, जो 1974 से लेकर अभी तक हायर सेकेंडरी नहीं बन रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सियासत के शिकार तो हम हो ही रहे हैं, क्योंकि सियासी शिकार अगर नहीं होते तो हमारे रामसू में ये हालात आज जो चल रही है ये नहीं होती। क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली दावे हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई बात नहीं होती है। एजाज भाई, जिस तरह से बात की हमने किंग ऑफ डेवलपमेंट की, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बचाव पक्ष में बात कर रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो मिनिस्टर भी रहे, उनके दौरान जो है ये चीज़ें क्यों नहीं हल हो पाई? ये रोडें, ये सड़कें, ये 4 किलोमीटर, अभी भी कहा जाता है कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है और बिजली मंत्रालय उनके पास था। कहीं ना कहीं कोई इंसान की कोताही होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल वो उन्होंने 100% काम कर दिया है, क्योंकि 50 साल या 60 साल का बिछड़ा हुआ इलाका था, तो 50-60 साल का जो रहा हुआ काम था उसमें करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत है, जो कि उनके पास कुछ टाइम मिला। हो सकता है कहीं जगहों पर नाइंसाफ़ी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर 2014 में दोबारा जब वो अपनी जगह आए थे, उन्होंने जब अपने मेंबर असेंबली बने, उसके बाद थोड़ी सी हालात बदल गई, और 2014 से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। वही 2-4 साल 6 साल जो मिले हैं, उन 2-4 साल में कुछ न कुछ तो हुआ है। ग्राउंड लेवल पर
चाहे कहीं जगहों पर कुछ तो रह गई है। प्रॉपरली बानिहाल की बात करें, जहाँ की जगह जगह पर हायर सेकेंडरियाँ मिल गई, वैसे ही इधर हमारे सीनाभती एरिया में मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन जो होना चाहिए था ग्राउंड रिपोर्ट पे, जो होना चाहिए था, ग्राउंड रियलिटी जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। एजाज भाई, अब जिस तरह से हम बात करें, आप आज़ाद इत्तेहाद का भी काफ़ी समय तक हिस्सा रहे, अब क्या किस पोजीशन पे हैं आप, कहाँ पे हैं अभी, कौन सी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, मतलब सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ही काम कर रहे हैं, या क्या कारण है, क्या कुछ वजूहत हुई हैं कि आपको जो आज़ाद इत्तेहाद था उससे साइडलाइन होना पड़ा? देखिए, मैं आपको आज़ाद इत्तेहाद की बात करूं, मैं पहले कांग्रेस के साथ ही था और वहां से निकलकर हमने एक इत्तेहाद बनाया जिसका नाम आज़ाद इत्तेहाद रखा गया, जिसके सरबराह जो थे हमारे बी.ए. रुनियाल साहब, जो कमिश्नर रिटायर्ड। तो ये हमने कुछ सोच कर कि एक आला हुक्काम रहे हैं, इनके पास एजुकेशन का इतना सोच है और सेक्रेटरीट में इतने काम कर सकते हैं, इसलिए हमने एक इत्तेहाद बनाया जिसका नाम आज़ाद इत्तेहाद रखा। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या निशाना चूक गया रुनियाल साहब का। जैसे हमारा आज़ाद इत्तेहाद का एक जो चल रहा था सर्वे, आपने देखी होगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट पोल हमारा हुआ था आज़ाद इत्तेहाद का, जिसमें हमारे डीडीसी भी कुछ कामयाब हुए। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट पोल तो हमने लिया, जिसमें 2-3 डीडीसी हमारे कामयाब हुए। पता नहीं उसके बाद ऐसा क्या उन्होंने मोड़ देखा जो उन्होंने एकदम से रुख चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा और हमने उसी दिन खैरबाद कह दिया और आज़ाद इत्तेहाद का नाम ही मिट गया। क्योंकि जो आज़ाद इत्तेहाद एकदम उभर के आई थी, जिस पर हमारे ख़ास करके मैं आपको बताऊंगा, जो पहाड़ी एरिया था उनमें एक नई सोच आई थी कि आज़ाद इत्तेहाद शायद आने वाला कल हमारे इस पहाड़ी एरिया का कुछ सुधार ले आएगी। लेकिन उस पर भी हमारे बी.ए. रुनियाल साहब खरे नहीं उतरे, उन्होंने एकदम से छलांग मारकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनाया। आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन बड़े लीडरों ने उनको लिया था, जैसे देवेंद्र रैना जी हैं, और वही देवेंद्र रैना जी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एंटी में होने जा रहे हैं। पता नहीं, हमने भी ऐसे सोशल मीडिया के और अफवाहें हैं क्या है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि खुद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर उस जगह से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ कोताहियाँ बरती हैं, इसलिए जो लोग इस वक्त उनसे कुछ खफा हैं। नहीं तो जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसको नैया को चलाया था, अगर उसी नक्श कदम पर इन्होंने चलाया होता तो उन्होंने अगर 3/3 लेकर जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाई थी, तो मुझे लग रहा है इन्होंने 3/3 क्या कि बराबर की सीटें लेकर ही ये चला करते। लेकिन इन्होंने भी कहीं कोताही बरती है, इसलिए उस कोताही का खुमियाजा इनको भुगतना पड़ा। जैसे हमारे सामने जो 370 का मसला आया, इन्होंने बार बार जो भी बात की कि 370 को उंगली करे कोई तो उसकी उंगली जल जाएगी, लेकिन हमें नहीं दिखा कहीं कोई उंगली जली है। लेकिन उसका खुमियाजा भी 370, जैसे हम लोगों ने, हम खास करके मैं अपनी बात करूं, हम जम्मू प्राउंस के रहने वाले हैं, हमने बहुत खुशी मनाई कि शायद कश्मीर ही का ही ये 370 था। तो जम्मू रीजन के लोग, जो हम जम्मू डिवीज़न के लोग रहने वाले थे, हमने खुशियां मनाई कि आज के बाद हमें जम्मू में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, इसलिए हमने खुशियां मनाई। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू, जो हमारा जम्मू प्राउंस है, वही एक पिसा जा रहा है। कश्मीर में इसका कोई ना नुकसान हुआ, ना ही उस पर कोई ज़ोर पड़ रहा है। एजाज साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमने काफ़ी भरोसे से जो है आज़ाद इत्तेहाद की कमान जो है वो बशीर अहमद रुनियाल के हाथों में सौंपी थी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो लालच था या कुर्सी की लालच थी वो उनको वहाँ लेके गई, एनसी की तरफ लेके गई, और आज़ाद इत्तेहाद को जो ख़त्म करने में उनका एक अहम भूमिका है? मैं बिल्कुल निशाना नहीं साधूंगा कि उनकी ये कुर्सी की लालच थी। हो सकता है वो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कोई ऐसा कोई फ़ैसला लिया हो कि मुझे शायद इस जगह से कुछ लोगों का बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अरसाए 20-20 साल से गढ़े हुए हैं, उन लोगों का भी कुछ कैरियर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी पार्टी है कि वो दूसरे एकदम से पलटवार नहीं करती है। तो रुनियाल साहब का ये फ़ैसला
मुझे नहीं लग रहा है कहीं तक ये सही है। वो हमारे पहाड़ी एरिए के लिए जिनका एक भरोसा था वो इन्होंने तोड़ दिया। एजाज भाई, जिस तरह से जो भरोसा आज़ाद इत्तेहाद पे मतलब लोगों का बन रहा था, जो प्यार मिल रहा था, जिस तरह से सीटें आपने कहा कि वहाँ से निकली आज़ाद इत्तेहाद को मिली, तो कोई पूछ हुई थी? कोई जिस तरह से शौकत भाई बीच में थे, आप थे, बाकी लोग थे, मोअज़्ज़ज़ लोग थे जिन्होंने एक भरोसे के साथ ये एक मतलब फ्रेम किया था आज़ाद इत्तेहाद, तो क्या आपसे कोई सलाह मशवरा किया गया था? जिस तरह से बशीर नियाल ने कहा था एक इंटरव्यू में कि सारा कुछ जो है वो बात करके हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम तमाम, मैं ही एक उस कमेटी का कोई सदस्य हूँ। आज़ाद इत्तेहाद को बनाने के लिए बहुत लोगों ने रात दिन काम किया था और इन्होंने बंद कमरे में जम्मू में ये फ़ैसला लिया और ये फ़ैसला नाकारा निकला, क्योंकि इस फ़ैसले की वजह से बहुत से लोग जो आज़ाद इत्तेहाद में थे उन्होंने किनारा कशी कर ली। मुझे लग रहा है इनको ग्राउंड पे लोगों के साथ, जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था, उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। इन्होंने अंदर बंद कमरे में, जैसे कुछ लोग जो मुफाद परस्त हैं, उन्होंने शायद अपनी वो रोटी सेकने के लिए इनको थोड़ा सा चकमा देकर इनको अपनी जगह से हटा लिया। इनको पता था कि ये पावरफुल पार्टी बन रही है और पावरफुल पार्टी न बने, इसलिए उनको चकमा देने के बाद उनको उस जगह से हिलाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। उसके बाद उनका साथ छोड़ दिया। अब जितने बाकी लोग हैं, शौकत भाई हैं या बाकी लोग जो आज़ाद इत्तेहाद के साथ जुड़े थे, अब उनका पॉलिटिकल करियर कहाँ पे देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि जितने भी हमारे शौकत साहब, जिनका पॉलिटिकल करियर हमने दाव पे लगाया, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए था। शुरू में हम सारे मिलकर, जैसे रुनियाल साहब है या हमारे फयाज साहब डीडीसी काउंसलर हैं और बहार साहब हैं, बहार अहमद नाइक साहब, तो हम सब ने मिलकर एक ऐसा उनके लिए समझो एक सियासी कैरियर ख़त्म करने का ही सिस्टम किया, जो कि उनको अपनी जगह से निकाल कर वो एक अच्छी जगह पर, अपनी अच्छी पोजीशन पर थे, क्योंकि उन्होंने 2008 में भी सेकंड पोजीशन ली थी और 2014 में भी उन्होंने अच्छी पोजीशन, मतलब अच्छे वोट शेयर उनके पास थे और उनका हमने, मुझे लग रहा है उन्होंने अपने आप की कुर्बानी दी थी। अपना मतलब अच्छी एजुकेशन करके उनको शायद गवर्नमेंट का जॉब भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अवॉइड करके अपने लोगों के लिए इस चीज़ को दाव पे लगाया था। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, एक जगह से दूसरी जगह जब रुनियाल साहब की तरफ गए, तो उनके लिए आने वाला डीडीसी का इलेक्शन भी भारी पड़ गया और वो डीडीसी में भी हार चुके। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। नहीं तो शौकत साहब, मुझे नहीं लग रहा है कि नील में उनसे कोई मुकाबला कर सकता था, लेकिन जो उनका यहाँ से निकलना और आज़ाद इत्तेहाद का हाथ थामना, वो उनके लिए भारी पड़ गया। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा यही मैसेज है कि आने वाले कल के लिए लोग थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें। ये नहीं कि जोश व जज्बात में आकर हमारे इलाके के लोग ढोल ढमाका लेकर सड़कों पे उतर आते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करें और इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाए। जब भी आने वाला कोई इलेक्शन हो, जैसे 2022 में हो या 23 में हो, ये नहीं है कि कब होगा, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। जम्मू कश्मीर का क्या हाल होगा, क्या हो रहा है। आने वाला इलेक्शन जब भी होता है तो मुझे लग रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं इतने गए गुजरे भी नहीं हैं। पता नहीं उस वक़्त इलेक्शन के दौर में क्या जज्बात में आ जाते हैं कोई एक पार्टी के साथ। इनको चाहिए कि एक बार एक मंच पर बैठकर कोई ऐसा फ़ैसला लें जिससे हमारी डेवलपमेंट का कोई सिस्टम बने। बस यही मेरा संदेश है। और ख़ास करके थोड़ी सी बात आपके माध्यम से, मैं हमारे नेशनल हाईवे में बहुत कंपनियां, HCC आई थी, उसके बाद आशापुरा आई, उनका ही सबलेट थे वो, उसके बाद CPPL आई और सब कंपनियां निकल गई। आज एक और कंपनी हमारे आ रही, 3 कंपनियां और आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा रोल बनाया है, मुझे लग रहा है कि वो शायद सेंटर के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। तो करना भी चाहिए, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, जैसे हमने पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमने एक कमेटी बनाई है, ज़मींदार मज़दूर एकता कमेटी। तो हम चाहते हैं ज़मींदार मज़दूर एकता कमेटी के थ्रू, हमने उनको लेटर भी दिया है हमारी क्या मांगे हैं, और उन मांगों को भी वो आने वाले कल ना
वहाँ पर थोड़ा इम्प्ली करें और बेरोज़गार लोगों को थोड़ा सा रोज़गार फराहम करें, क्योंकि हमारा जो मकरकोट से लेकर जैसे मकरकोट प्रॉपर है, ब्लाक रामसू जितना भी है, ब्लाक रामसू जो पुराना है, इसमें बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आपने देखा होगा, बार बार आपने शायद आपके माध्यम से वो बात भी हाईलाइट हुई है, जैसे हालवगन के 40 घर बेघर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उनके बारे में भी सोचती नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनी को वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए और आने वाला कल जो है उनके खिलाफ कहीं ऐसा न हो कि आंदोलन पर लोग उतरें और सड़कों में उनके खिलाफ धरने व एहतजाज हो। शुक्रिया, अस्सलाम। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एजाज़ अहमद सोहेल साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ में एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और आए दिन जो है आम आवाम की आवाज़ बनते रहते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।